A man of dignity is never afraid of a woman asking for equality. एक डिग्निफाइड इंसान, एक रिस्पेक्टेबल इंसान कभी भी खिलाफत नहीं करता एक ऐसी वुमेन की जो कि इक्वालिटी मांग रही हो, जो इक्वल राइट्स की डिमांड कर रही हो। एंड अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी परिश्रम के प्यारे बच्चों का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में। जो स्टार्टिंग मैंने कोटेशन बोली वो थीम आपको बताती है आंट जेनिफर टाइगर, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, पोम के बारे में। शुरू करते हैं इस क्लास को, बट लेट्स बिगिन विद आवर सेशन विद अ हेड्स अप फ्रॉम यू। आप लोग फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं कि नहीं। आई कैन सी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर हैं। पूजा, प्रिंसी, रिया, अमन, मानवी, अंशुल, गुनगुन, आदित्य, महिमा, सुकृति, स्वीटी, हर्षता, वैष्णु, लक्ष्य, हया, आप सभी का स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल जो लेक्चर हमने कवर किया था कल, उसमें हम लोग स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट वीक से। आशा करता हूं आप लोग तैयार हैं बिल्कुल सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार, फाइन, बिल्कुल ठीक ठाक सर। यस सर, पीसफुल स्लीप आई बहुत। यस, इम्पैक्ट रहा ना कल की स्टोरी रहती है, रहा कि नहीं ऐसा ये मुझे बताओ, फिर मैं शुरू करता हूं अपनी इस क्लास को। या ठीक है, यस सर, स्टार्ट शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, लेट्स बिगिन आवर सेशन। गेम के साथ शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका पहला सवाल। ओके तो बच्चा पार्टी, ये जो वर्ड है आपको इसका मीनिंग बताना है। सेंटेंस देख लीजिए एक बारी। द चाइल्ड्स इनसेशिएबल क्यूरियोसिटी लेड हिम टू आस्क डजन्स ऑफ क्वेश्चंस एवरी मिनट। इनसेशिएबल का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। गेस करिए एक बारी। मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहा सर। अच्छा ठीक है, नहीं सर भूल गए। लेट्स, यस सर, लेट्स बिगिन। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विल नीड अ फ्रेंड लाइक एडला। आह, क्या बात है, क्या बात है। डेफिनेटली एवरी वन ऑफ अस नीड्स अ पर्सन लाइक एडला इन आवर लाइफ्स। एंड गोल ये बनाओ कि आप खुद एडला जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स एडला की हैं वो खुद भी आप एग्जिबिट करो, अपने अंदर भी आप वो क्वालिटीज लेके आओ। मेरे साथ नहीं हुआ सर कुछ भी। देव बोल रहा है सर मैं तो बढ़िया सोया, मुझे कुछ याद नहीं आया, स्टोरी स्टोरी भूल भाल गया मैं सब। हॉरर ड्रीम आया एक बच्चे को, कह रहा सर मेरे को तो बहुत बुरा सपना आया, खतरनाक सा। ओके ओके ओके, ठीक है। रोम रोम जी नमस्कार। शौर्य गुर्जर साहब कह रहे हैं सर वी नीड स्टोरी। स्टोरी कौन सी, आपको इतनी सारी स्टोरी तो सुनाई थी। आह सर आह, कोई ऐसा बोल रहा है, वाह क्या बात है। मैंने तो अपनी स्टोरी सुना दी थी यार। ठीक है, ये वाला फटाफट से बताओ आंसर। इनसेशिएबल का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? इनसेशिएबल का मतलब होता है ऑप्शन बी, नेवर एंडिंग। एक बच्चे की जिज्ञासा देखिए आपने, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। आपको नई चीजें जानने की जो इच्छा होती है उसको आप क्यूरियोसिटी बोलते हैं। एक छोटे से बच्चे की जिज्ञासा आपने अगर देखी हो, वो लगातार आपसे पूछता रहेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ऐसे पूछता रहता है ना बच्चा। तो इनसेशिएबल उसके लिए वर्ड यूज किया गया। इनसेशिएबल मतलब जो कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, ऑप्शन बी। 69 nearly got it right. Wow, not bad. Next is she gave a succinct summary that captured all the key points in just a few sentences. Succinct का मतलब क्या होता है? ये वर्ड कॉमनली यूज्ड है, आप लोग अक्सर इसको देखते सुनते होंगे अपने आसपास, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ते होंगे उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, गलती से टिक हो गया सी। मुझे एनिमी मस्त लगा चैप्टर सर, राज बोल रहे हैं। हाँ एनिमी है यार, इंडीड इट्स अ गुड चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ऑफ कोर्स, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है इस बात पे। तो ऑन द वे टू बिकम अ सेंट। गीतांशु बोल रहे हैं ऐसा, क्या बात है यार, वाह। यू डोंट हैव टू गिव अप योर लाइफ टू बिकम अ सेंट। आप अपने मन के अंदर भी बहुत सारी चीजें ऐसी अडॉप्ट कर सकते हैं जिनसे एटलीस्ट एक संत ना बनो आप, लेकिन एक संत जैसी जो भाव है आपके मन में वो आ जाए ना, वे कि आप अपने आसपास के लोगों की कदर करो, अपने आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट करो, मोमेंट्स भी जियो, जो जीने की चीजें हैं उनको अच्छे से आनंद लो उनका। तो आई बिलीव दैट इन दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, है ना। प्लीज साइड हो जाए सर, रोल जाया करो सर, टाइम पे दिखता नहीं है पोल। अच्छा ठीक है भाई, सॉरी, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ऋषभ साहब बोल रहे हैं आईएएस ऑलरेडी बन चुके हैं ऋषभ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको सर। सामने से हटिए सर। अरे भाई हट गया यार, तुम लोग कितने कठोर से शब्द बोल देते हो कभी कभी। सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? आई थिंक यहां पर सेकंड का मतलब होता है शॉर्ट एंड प्रिसाइज। वैसे
लेकिन वो यहां पर अपडेट नहीं हुआ है, लग रहा है मुझे। हाँ, ये अपडेट नहीं हुआ है, पर चलो कोई नहीं, कोई भी रैंडम एक ऑप्शन पिक कर लूं। अब मैं क्या करूं बताओ जल्दी से तुम लोग। सर मोमोज खिला दो। अच्छा ठीक है, खिलाता हूं तुमको मोमोज, रुक जाओ तुम। तो बच्चा पार्टी यहां पर तो कोई भी एक ऑप्शन ले ले या कैंसिल कर दूं इसको। पोल स्टॉप, पोल स्टॉप तो मैंने कर दिया है, लेकिन अनलेस आई पिक एन ऑप्शन आई कैन नॉट मूव अहेड ना, आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो मैं कोई भी एक ऑप्शन पिक कर लेता हूं जो उसके क्लोज हो। केयरलेस तो नहीं हो सकता है, स्ट्रिक्टली भी नहीं हो सकता है, फ्रेंडली भी नहीं हो सकता है, स्क्रूपलेस हो सकता है एक बारी को। यस, स्क्रूपलेस मतलब होता है, नहीं स्क्रूपलेस भी नहीं हो सकता है, तो एक ही पिक करना पड़ेगा भाई हमको। हम ऑप्शन ए बी पिक कर लेते हैं फिर, जो बिल्कुल आउट ऑफ ऑल ऑप्शन जो क्लोजेस्ट मुझे दिख रहा है वो यही है, स्क्रूपलेस। अच्छा डी पिक कर लूं? कितने लोग बोल रहे हैं डी? डी वाले बताओ फटाफट से। डी ठीक है, चलो डी पिक कर लेता हूं मैं वैसे, बट आइडली डी नहीं है करेक्ट आंसर। ओह 53% ऑफ गॉट राइट, खुश हो गए तुम सब लोग हैं। ठीक है चलो लास्ट इसमें चेक कर लेता हूं पहले मैंने सही मीनिंग ऐड किया हुआ है कि नहीं। हाँ यस, इसमें आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पुट ऑल हर एग्स इन वन बास्केट। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ईडियम है, इसका मतलब आपको बताना है शी ट्राइड टू पुट ऑल हर एग्स इन वन बास्केट बाय इन्वेस्टिंग ऑल हर सेविंग्स इन वन स्टॉक। सारी सेविंग्स उसने एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी, और इसी के लिए बोला गया शी ट्राइड टू पुट ऑल हर एग्स इन वन बास्केट। इसका क्या मतलब हुआ बताइए? बताइए 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 बताइए। हाँ, अच्छा अंटार्कटिका चलिए। मैं तो चल लू, तुम कैसे चलोगे ये बताओ भाई? 4 दिन का सफर है, 4 दिन का। हाउ वुड यू मैनेज? है कैसे मैनेज करोगे? अच्छा, स्क्रूपलस का मीनिंग आप पूछ रहे हो। स्क्रूपलस मतलब बहुत ही केयरफुली डिटेल में सोची गई चीज, एक तरह से। मेटिकुलस वर्ड सुना होगा आपने, लगभग सेम मीनिंग होता है दोनों का। वैसे आइडली हाँ क्लोजेस्ट उसका मीनिंग फिर स्क्रूपलस ही हुआ। ठीक है ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए, टू टेक अ रिस्क बाय रिलाइंग ऑन अ सिंगल ऑप्शन। जब आप जो भी, जैसे यहां पर बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ये, कि आप मान लो आपके पास कुछ पैसा, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप सारा पैसा एक सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, इसका मतलब आपने एक सिंगल जगह पे पूरा रिस्क ले लिया, एक ही चीज पे रिलाई करके। यही होता है टू पुट ऑल योर एग्स इन वन सिंगल बास्केट, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नियरली 69% ऑफ यू गॉट राइट, बहुत अच्छे। चलते हैं, चलिए अब पोएम की तरफ। ठीक है, शुरू करते हैं इसको। एक बारी आपके स्टैंडिंग्स में आप लोगों को दिखा देता हूं। सैयद अरहान नवाज, नितेश सिंह, महक, सोहम सिंह खुशवा, यथार्थ, अंशी गुप्ता, हर्ष पटेल, प्रांजल जोशी, प्राची शर्मा, भूमिका गौर। वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो, शाबाशी आप सभी को। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस क्लास को। ओके ठीक है फाइन। ये पोम जो लिखी है आपने, ग्रेड 10 में भी एक पोम पढ़ी थी, द ट्रीज, लिखी थी एड्रियन रिच ने। और ये पोम भी एड्रियन रिच ने लिखी हुई है, नाम है एंड जेनिफर्स टाइगर्स। जेनिफर आंटी के टाइगर बेसिकली पोम का नाम है। ये जो नाम है बेसिकली आपको क्लियरली कन्वे नहीं करता इस पोम का थीम क्या है, पर थीम ये है कि हमारी जो सोसाइटी ट्रेडिशनली रही है, वैसे मैं इस पे एक और पर्सपेक्टिव रखूंगा, बट एक बारी पहले सुन लीजिए क्या बेसिकली ये पोम बताती है। ये एक ऐसी पोम है जो कि दिखाती है प्लाइट ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो कि मेल्स के द्वारा डोमिनेटेड है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जिसको आप ट्रेडिशनली बोलते हैं। उस सोसाइटी में वुमेन किस किस दुख दर्द तकलीफ से गुजरती हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस उनके साथ होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी होती हैं आफ्टर मैरिज, स्पेसिफिकली शादी के बाद बेसिकली ऑफ कोर्स, ये आपको ये पोएम बताती है। तो है ना, तो बड़े अच्छे से यहां लिखा भी हुआ है मैंने। इट क्लियरली हाईलाइट्स द शोकेसेस द प्लाइट ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड। एक ऐसी दुनिया जो कि मेल डोमिनेट करते हैं, उसमें गलत नहीं मानूंगा इस बात को, लेकिन आज की दुनिया इज वेरी मच न्यूट्रल मुझे लगता है। आजकल स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, जहां पर शहर वगैरह आ गए हैं, वहां पर आई बिलीव इक्वल राइट्स वुमेन को मिल गए हैं इन अ वे। इनफैक्ट कुछ जगह लीगल केसेस में, या कुछ जगह तो ज्यादा लिबर्टी एंजॉय करती हैं वुमेन। और आप देख रहे हैं बहुत सारे केसेस ऐसे भी जहां पर वुमेन प्रताड़ित करती हैं मेल को। बट
नॉट टू गो देयर, वहां पर नहीं जाकर हम लोग अभी स्पेसिफिकली बात करेंगे ऐसे केसेस की जहां ट्रेडिशनली हमने देखा है और आज तक भी ऐसे केसेस देखे हैं। आपने कुछ टाइम पहले एक डाउरी केस देखा होगा जिसमें एक वुमेन को बुरी तरह जलाकर मार दिया गया। तो ऐसे केसेस आज भी हमारे सामने हैं जहां पर सिटीज में ऐसा नहीं है, लेकिन गांव जो एरिया है, देहात जो एरिया है, और हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह है अभी भी जहां पर मेल्स कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उनकी मर्जी चलती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल्स हैं, जो हमारे घर की औरतें हैं, वो एक तरह से प्रताड़ित महसूस करती हैं, ऑप्रेस्ड महसूस करती हैं, दबा हुआ महसूस करती हैं। और उसी के ऊपर बेसिकली ये पोम है। मैं आप लोगों को और इस पोम के बारे में नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पोम जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे आपको बेसिक आइडिया और लग जाएगा। ये टाइगर्स की बात कहां से आई ये भी हम बात करेंगे उसमें, है ना। स्टार्ट करें फिर हम लोग इस चैप्टर को। एक बार इस पोम को आपको क्लियर हो गया बेसिक थीम क्या है इस पोम का, समझ में आ गया? यस। लड़कों को ऐसा लग रहा होगा सर हमेशा हमको ऐसे तुम कर देते हो यार, ये क्या बात है। सर नोएडा इज नॉट अ विलेज, शी सेज। नोएडा इज नॉट अ विलेज, बट आपको शायद बैकग्राउंड अगर पता चले तो आपको समझ में आएगा कि नोएडा जो बसा हुआ है ना पूरा, वो बसा हुआ है गांव की जमीन पर पूरा। जहां पर ये केस हुआ है उन लोगों के पास पैसा तो खूब सारा आ गया, लेकिन मेंटालिटी अभी भी आप मान सकते हो कि काफी पीछे रह गई है उनकी। अभी भी ऐसा नहीं है कि वो शहरीकरण उनका नहीं हुआ है। एक तरह से बोलते हैं ना कि आदमी को तो तुम गांव से बाहर निकाल दोगे, लेकिन गांव कैसे निकालोगे उसके बाहर से। हालांकि गांव का इससे कोई रिलेशन नहीं है, गांव के लोग बहुत समझदार होते हैं। बट आई वुड से कि जो एक थोड़ी सी संकुचित, जो थोड़ा सा एक ऐसी सोच होती है जो कि दबी हुई सोच होती है, वो इसमें आई थिंक रीजन है। प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, ठीक है, प्लाइट मतलब दुर्दशा। सर द ट्री पोएम में भी यही मैसेज था ना लगभग। यस, ट्री पोएम हाईलाइट करती है आजादी वुमेन की, कि वुमेन को इक्वल राइट्स मिले, आजादी मिले। यहां पर एक तरह से प्लाइट दिखाई गई, दुर्दशा दिखाई गई है एक मैरिड वुमेन की लाइफ की इस पोएम में। और फिर आपको बताया गया कि हाँ हमको उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कोटेशन भी बोली आप लोगों को। सर विलेज इज मोर गुड देन सिटीज, रविराज बोल रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, प्लीज ये आप लोग इस बात को समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रहा कि गांव में प्रॉब्लम है या गांव के लोग गलत होते हैं। मैं तो खुद एक गांव से बिलोंग करता हूं और मैं समझता हूं कि गांव के लोगों की सोच अच्छी होती है, देसी जीवन जो होता है बहुत अच्छा होता है, लाइफस्टाइल भी। बट प्रॉब्लम यह है कि गांव में या दूर दराज के जो देहाती एरिया होते हैं वहां पर अगर कोई इंसान गलत है ना, तो फिर उस जगह पर आवाज उठाने का मौका नहीं होता। शहर में एटलीस्ट सब चीजें अवेलेबल होती हैं, एकदम जो लोग होते हैं उनको अपने राइट्स के बारे में कुछ हद तक पता होता है, एकदम से पुलिस अवेलेबल है, प्रशासन अवेलेबल है। गांव में सारी सुविधाएं एकदम से नहीं होती हैं। तो अगर आप एक सही इंसान से मिले बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सही इंसान से नहीं मिले और गांव में आप बाई चांस गांव देहात दूर दराज के एरिया में आप हो, तो फिर वहां पर जो आसपास के फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे प्रशासन होता है, पुलिस होती है, जुडिशरी होती है, ये एक तरह से आपको बचा नहीं पाती है। ये समझिए प्लीज बात को, है ना। गांव में पीस बहुत है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर हम लोग, शुरू करें इस पोएम को बिना देरी के। बिफोर आई मूव अहेड आप लोगों को एक बारी शॉर्ट में बता दूं पोएट के बारे में। एड्रियन रिच, एड्रियन रिच एक बहुत ही प्रोमिनेंट पोएट रही हैं और एक बहुत ही प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट रही हैं। इन्होंने वुमेन के राइट्स के लिए बहुत एडवोकेट किया है। जो वुमेन के हक हैं, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, वुमेन को जो उनके पैशन है उनको फॉलो करने का मौका मिलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने खूब बोला है और इसलिए एक प्रोमिनेंट फिगर रही हैं ये हमारी लिटरेचर की पोएट्री में काफी। ठीक है, आगे चलते हैं। मूविंग अहेड, थीम बेसिकली यहां लिखा हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ विद द पोएम। क्या हम पोएम शुरू कर सकते हैं आप? सर लड़कियों को ज्यादा ही राइट्स मिल गए। नहीं, ऐसा नहीं है अंशुल, अभी भी बहुत सारी जगह आप देखते हो कि ऐसा नहीं है। हाँ, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा है, आई वुड से कि इक्वल राइट्स कम से कम हैं मेल और फीमेल के पास, और कुछ हद तक एब्यूज भी कर रहे हैं दोनों, मेल्स भी कर रहे हैं, फीमेल्स भी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे लॉयर दोस्त हैं जो कि मुझे अक्सर केसेस बताते हैं और मैं ऐसा नहीं पाता हूं कि वहां पर सिर्फ मेल गलत कर रहे हैं या फीमेल गलत कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ऐसा भी हो रहा है मतलब आज की डेट में। बट हाँ, आप जब भी जैसे ही मेट्रोपॉलिटन सिटीज से अलग हटोगे, दूर जाओगे थोड़ा सा, हम बहुत अच्छी जगहों पर रह रहे हैं, जैसे ही आप थोड़ा दूर जाओगे आप पाओगे कि कहानी बहुत उल्टी है। अभी भी काफ़ी जगह वेमेन जो हैं वो दबी कुचली महसूस करती हैं, बेसिकली ऑपरेशन में है। ठीक है, राइट, स्टार्ट करें अब हम लोग। यस, ब्लू ड्रम मृत्युंजय बोल रहा है। हाँ, ब्लू ड्रम से डर लगने लगा है भाई, इक्वालिटी। लोगन शाउट आउट मांग रहे हैं। ग्रैंड मदर एंड फादर आर लॉयर बता रहे हैं, कोई शुभांगी बता रही है, सर मुझे ही पता चलता है इन केसेस का। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें फिर हम लोग, है ना। प्लीज मेरी बातों को ऑफेंसिव ना लो, आई डू नॉट मीन एनी ऑफेंस टू एनीवन। मैं जब
फीमेल्स के लिए बोल रहा हूं तो आई मीन मेरे मन में जो दिमाग में जो बात चलती है वो चलती है कि मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी फैमिली में बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनको आई लव डियरली, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और व्हेन आई सी की सोसाइटी में एज अ होल किसी वुमेन की डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो मुझे लगता है यार उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, मेरी जो डायरेक्ट रिलेटेड फीमेल्स है मेरी फैमिली में, उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। आई डू नॉट वांट दैट। जिसने मुझे जना एक तरह से, उस जननी के लिए मैं चाहता हूं कि रिस्पेक्ट हो सब फीमेल्स की। और अच्छी बात भी है, गलत बात भी नहीं है। कहा जाता है जिस घर में औरत की इज्जत ना होती हो उस घर में लक्ष्मी नहीं आती, उस घर में भगवान नहीं निवास करते, राइट। तो ये ना सोचिए कि मैं मेल्स की साइड पे नहीं हूं, ये तो बिल्कुल ना सोचिए आप। ये साइड लेना एक सेकंड के लिए मत सोचो, मेरे लिए दोनों बराबर हैं मुझसे, है ना। ओवर टाइम जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर आप न्यूट्रली सोच पाते हो, जिसकी जो गलती है वो बता पाते हो। किसी की लेडी की गलती है तो वो भी बताओगे, किसी जेंट्स की गलती है तो वो भी बताओगे आप। तो उस स्टेज पर प्लीज आप सोचने की कोशिश करिए। स्टार्ट कर रहा हूं पोएम को, लेट्स बिगिन विद इट। बहुत ही छोटी सी पोएम है, बहुत बड़ी पोएम नहीं है, 3 स्टैंजा ही इसके अंदर है। क्वाट्रेन्स है, बल्कि 4 लाइन के 3 स्टैंजाज हैं और तीनों का एक सेंट्रल थीम है बेसिकली। बारी बारी से देखिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो स्टैंजा है, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree, they pace in sleek chivalric certainty. देखते हैं क्या मतलब है। प्रांस एक वर्ड आप यहां पर देखते हो, प्रांस का मतलब होता है बच्चे मूव क्विकली एंड ग्रेसफुली, ग्रेसफुली मूव करना। प्रांसिंग एक आइडिया आप ऐसे सोचिए, टाइगर मूव करता है ना थोड़ा सा जंप सा करके स्टाइल में एक तरह से, तो उसके लिए बोला गया प्रांस, द वे अ टाइगर वॉक, जिस तरीके से एक टाइगर वॉक करता है बेसिकली ग्रेसफुली बिल्कुल वॉक करता है, हल्का सा उसमें जंप होती है वॉक में, उसको आप प्रांस करना बोलते हैं। ठीक है, यहां पर स्क्रीन जो है, स्क्रीन मोस्ट लाइकली मीन्स अ टेपेस्ट्री। आंट जेनिफर ने कुछ टाइगर्स बनाए एक स्क्रीन पर। स्क्रीन का मतलब यहां पर क्या है, वो जो हम आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत सारी लेडीज जो है वो कपड़े पे कढ़ाई करती हैं बेसिकली, है ना, ऐसी कुछ एक तरह से वो होता है, राइट। तो ऐसा ही आप इमेजिन करो इसको कि वो उन्होंने जो बनाया है आंट जेनिफर ने टाइगर्स को, वो एक स्क्रीन पर एक टेपेस्ट्री को एम्ब्रॉयडरी की फॉर्म में बनाया है बेसिकली, है ना, ऐसे जैसे कढ़ाई करते हैं सुई से। ब्राइट टोपास, टोपास बच्चे क्या होता है, एक येलो जेमस्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है। पुखराज आप इसको हिंदी में बोलते हो, ठीक है, पुखराज। बताऊंगा अभी क्या मतलब है। डेनिजन्स मतलब होता है बच्चे रेजिडेंट्स, रेजिडेंट कहीं रहने वाले लोग। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ग्रीन रेफर्स टू जंगल हियर, जंगल का मतलब यहां पर ग्रीन का मतलब क्या है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब बेसिकली जंगल। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, बीनीथ का मतलब है बिलो। दे पेस, पेस मतलब होता है बच्चे मूव या वॉक इन अ स्लीक, स्लीक मतलब होता है ग्रेसफुल, स्टाइलिश। शिवालरिक एक वर्ड है, उसके बारे में बताता हूं। सर्टेनिटी मतलब होता है श्योरिटी, कॉन्फिडेंस के साथ। शिवालरिक जो वर्ड है उसका देखते हैं एक बारी। शिवालरिक क्या होता है, शिवेलरी एक वर्ड है, शिवालरिक जिससे आया, उस शिवेलरी वर्ड से आया। शिवेलरी क्या होता है, आप लोगों को पता होगा मिडाइवल टाइम्स में नाइट्स होते थे, नाइट्स। दिखाता हूं आप लोगों को, अरे ये देखा है आपने, नाइट्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मिडाइवल टाइम्स में आपने देखा होगा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स जो होते थे उनको नाइट की उपाधि दी जाती थी, और एक नाइट की क्वालिटी मानी जाती है, नाइट से एसोसिएट किया जाता है शिवालरी को, ठीक है। ये जो क्वालिटी है शिवालरी की, ये एक नाइट से एसोसिएट की जाती है। और इसकी क्या क्वालिटीज मानी जाती हैं, एक शिवालरिक मैन की क्या क्वालिटीज मानी जाती हैं, शिवालरिक मैन की क्वालिटीज मानी जाती हैं, वो करेजियस होता है, बहादुर होता है, कर्टियस होता है यानी कि तहजीब वाला होता है, स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, रिस्पेक्टफुल होता है, मतलब ये मान सकते हो आप, ठीक है। और नोबल होता है, करेजियस, कर्टियस और नोबल मान सकते हो, ठीक है। तो बहादुर होता है वो, कर्टियस तहजीब वाला होता है, एक वर्ड, बल्कि नोबल की जगह ऑनर लिखो, ऑनरेबल, HON, हाँ, ऑनर। ऑनर में क्या आ गया, बेसिकली एक ऐसा इंसान जो कि ऑनेस्ट हो, फेयर हो, ये सारी क्वालिटीज। तो शिवालरी जो थी वो एसोसिएट की जाती थी एक नाइट से, और शिवालरी के अंदर अगर कोई शिवालरिक है तो माना जाता है कि वो बहुत बहादुर होगा, वो तहजीब वाला होगा स्पेशली टुवर्ड्स वुमेन, और वो ऑनरेबल होगा, वो ऑनेस्ट होगा, फेयर होगा, ये सारी क्वालिटीज जोड़ी जाती हैं उसके साथ, ठीक है। तो यहां पर शिवालरिक जो वर्ड है बेसिकली इट मींस, यहां पर स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो ब्रेव मान सकते हो आप, ब्रेव, ब्रेव
रिस्पेक्टफुल, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो शिवालरिक हो, बेसिकली ये मतलब है यहां पर। अब आपको पोएम का मतलब समझाता हूं, स्टैंजा का मतलब क्या है। आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, पहली लाइन या पहला स्टैंजा आपको इंट्रोड्यूस करता है बेसिकली कॉन्सेप्ट से कि आंट जेनिफर ने कुछ टाइगर्स बनाए हैं एक ऐसी स्क्रीन पर। स्क्रीन यहां पर क्या है, मोस्ट लाइकली एक टेप्स्ट्री, टेप्स्ट्री इसको बोलते हैं बेसिकली जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी की एक तरह से एंड जेनिफर ने, और टाइगर्स बनाए हैं एक स्क्रीन पर, और टाइगर्स को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो चल रहे हैं, प्रांस कर रहे हैं, यानी कि बड़े ग्रेसफुली, बड़े अच्छे से वॉक कर रहे हैं अपनी इस टेप्स्ट्री में बेसिकली। और उनको फिर डिस्क्राइब किया है ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज बेसिकली वो कलर होता है जो पुखराज का कलर होता है, येलो, ब्राइट येलो, शाइनिंग येलो, एक तरह से क्लियर येलो बिल्कुल। ब्राइट टोपाज बोला है, डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जंगल के रेजिडेंट्स हैं ये टाइगर्स, और इनका कलर बताया गया ब्राइट टोपाज, यानी कि क्लियर येलो कलर बताया गया। इन अ वे इनको वाइब्रेंट और लाइवली दिखाया गया बिल्कुल, ठीक है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये डरते नहीं है मैन बीनीथ द ट्री। यहां पर पेड़ के आसपास जो जंगल में स्पेशली टाइगर्स होते हैं, मैन बीनीथ द ट्री उनके लिए मतलब होता है हंटर्स, जो हंट करने के लिए आसपास लोग होते हैं बेसिकली। तो बोला गया है ये जो टाइगर है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये डरते नहीं है उन लोगों से जो पेड़ के नीचे हैं, यानी कि जंगल में जो हंटर्स हैं एक तरह से। ये शाब्दिक अर्थ भी बताता हूं, इसका सिंबॉलिक अर्थ भी है। दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, और ये मूव करते हैं, ये पेस मतलब मूव करना, वॉक करना। ये जब वॉक करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ग्रेसफुली और एक कॉन्फिडेंस के साथ मूव करें, और इनके अंदर एक क्वालिटी है ब्रेवरी की, बहादुरी की, डरते नहीं है किसी से भी, ये सेंस है। ये तो था इसका शाब्दिक अर्थ पूरा। अब इसके पीछे एक छुपा हुआ अर्थ भी है। इस पोएम के थ्रू आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं ना, और आपको जो मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया, ऐसा लगता है आप आगे पढ़ेंगे तो वो आपको भी समझ में आएगी ये बात, कि आंट जेनिफर शायद एक बहुत ही डिफिकल्ट मैरिड लाइफ जी रही हैं इस पोएम के थ्रू, ऐसा लगता है। हालांकि कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है पोएम में, बट आप थ्रू आउट द व्हेन यू रीड थ्रू द पोएम, आपको बिटवीन द लाइंस ये समझ में आएगा दैट शी इज लिविंग अ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। ऑप्रेस्ड महसूस करती हैं अपनी शादी में, दबा हुआ महसूस करती हैं, अत्याचार जैसे उनके ऊपर हो रहा है ऐसा महसूस करती हैं, ट्रॉमेटाइज्ड महसूस करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आजादी है, उसको वो एंजॉय नहीं कर पाती, डरा हुआ महसूस करती हैं लगातार वो। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपनी आजादी को जीने के लिए उन्होंने कुछ टाइगर्स बनाए, एक तरह से अपनी इमेजिनेशन में उन्होंने अपनी आजादी को जीना चाहा, और उसके लिए उन्होंने टाइगर्स बनाए एक स्क्रीन पर। ये जो टाइगर हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीडम और फियरलेसनेस को, ठीक है। ये लिख देता हूं मैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइगर्स, फ्रीडम को एंड फियरलेसनेस को। ये इस बात की सिंबल है एक तरह से, आप ये मान सकते हो। तो वो फ्रीडम, वो आजादी, वो फियरलेसनेस जो आंट जेनिफर खुद अपनी लाइफ में नहीं जी पाती, जो खुद उसको एंजॉय नहीं कर पाती, वो इन टाइगर्स के थ्रू एक तरह से इसको एंजॉय करती हैं। तो जहां वो उनकी हालत बहुत खराब है, जहां वो ट्रॉमेटाइज, दबा हुआ महसूस करती हैं, वहां उनके जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल आजाद हैं, वो बिल्कुल खुलेआम घूमते हैं जंगल में, बहुत ही स्टाइल से, बहुत ही ग्रेसफुली मूव करते हैं। और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जंगल में, जो कि एक ऐसा मतलब वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहां पर जो जंगल है वो रिप्रेजेंट करता है एक सेफ प्लेस को। फिर उसके बाद ये लाइनें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, ये जो टाइगर है डरते नहीं है मैन बीनीथ द ट्री, यानी कि हंटर से। या अब यहां पर मतलब इस लाइन का शाब्दिक तो ये हो गया कि हंटर, ये जो टाइगर है हंटर से डरते नहीं है, बट इसका सिंबॉलिक अर्थ ये है कि जो टाइगर्स हैं या जो भी उनका एंट जेनिफर के बनाए हुए जो ये आर्ट पीस है बेसिकली, ये डरते नहीं है, ना ये चिंता करते हैं सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस की। मैन यहां पर मैन बीनीथ द ट्री इन अ वे सिंबलाइज करते हैं जो सोसाइटी एक्सपेक्टेशंस हैं, या जो मैन इन अ वे सोसाइटी में जिस तरीके से अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसको, ये उससे डरते नहीं है बिल्कुल, एक तरह से ये दिखाया गया आपको। ये वॉक करते हैं एक सर्टेन रिस्पेक्टफुल ब्रेवरी वाले स्टाइल से, एक सर्टेनिटी के साथ, एक श्योरिटी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करते हैं, राइट। तो ये जो पहला स्टैंजा है इन अ वे आपको बताता है एंट जेनिफर इंट्रोड्यूस करती है, एक तरह से पोएम में आपको इंट्रोड्यूस किया गया कि उन्होंने क्या एक तरह से बनाया है आर्ट पीस, और साथ साथ उनके फियर्स को भी, जो कि अगेन उन्होंने बनाए हैं टाइगर्स, उसके थ्रू अपनी फ्रीडम को जो है एंजॉय करती हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है बच्चा पार्टी? आई नो सिलेबस में आपकी अजीबो गरीब कुछ पोएम्स हैं, कुछ स्टोरीज हैं, है ना, बट वी हैव टू स्टडी देम ऑल, और आप उनसे सीखेंगे भी कुछ कुछ, है ना। ऐसा ना एक बंद दिमाग से नहीं पढ़िएगा इसको, एक ओपन सोच से पढ़िएगा, लिबरल सोच से पढ़िएगा, ठीक है। फाइन, क्लियर है ये बात? ठीक है। इसका जो सिंबॉलिक अर्थ है वो भी समझ में आ गया। शी इज अ फेमिनिस्ट कोई बोल रहा है, अरे नहीं यार, ऐसा ना सोचो। फेमिनिस्ट, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ चाहते हैं कि मेल को राइट्स मिले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चाहती हैं, जिनको फेमिनिस्ट को जनरली ऐसा बोला जाता है, जो कि चाहते हैं सिर्फ कि फीमेल के राइट्स को एडवोकेट वो करती हैं।
अत्याचार दिखाती है मेल्स का। मैं एक बीच का जो रास्ता है उसको पिक करता हूं। आई बिलीव इन इक्वालिटी, दोनों को इक्वल राइट्स मिले, दोनों में से कोई भी अपने राइट्स को अब्यूज ना करे, दोनों में से कोई भी अपने राइट्स को मिसयूज ना करे, इसमें विश्वास रखता हूं। ठीक है, ये बात आप भी अगर धारण कर लोगे तो आई थिंक एक बेटर पोजीशन में होगे इस पोएम को समझने के। फाइन, स्टार्ट करें आगे। क्लियर है ये बात? ओके राइट। तो इन अ वे ये वाला जो स्टैंजा था ये किस चीज को हाईलाइट करता है? ये हाईलाइट करता है बच्चे फियर्स एंड जेनिफर के जो फियर्स हैं, जो डर है एक तरह से, उसको थोड़ा सा आपके सामने लेके आता है बेसिकली। ठीक है, ओके। दूसरा स्टैंजा देखते हैं आप। दूसरा स्टैंजा जो है, ध्यान से समझना इसको है। एक्चुअली में ऐसा सोचिए एक सेकंड के लिए, फर्ज करिए, पूरी दुनिया को छोड़िए, एक सेकंड के लिए ऐसा फर्ज करिए कि एक ऐसी जगह पर जहां लॉ या एजुकेशन बहुत ज्यादा फैली हुई नहीं है, वहां पर एक ऐसी लेडी है जो कि अपने घर में पूरे दिन काम करती है, शादी की जो जिम्मेदारियां, अपने बच्चों का काम, अपने घर का काम वो पूरा देखती हैं। उनके हस्बैंड जो है वो थोड़े से सख्त रुख के हैं और कुछ हद तक उनको दबा के रखते हैं, उनको डोमिनेट करते हैं बेसिकली। ऐसी जगह सोचिए, वो इंसान, वो औरत पूरे दिन काम भी करती है और डरी हुई भी महसूस करती है, ट्रॉमेटाइज्ड भी है। अब इस पैराग्राफ को, उस स्टैंजा को उस पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा। एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. Aunt Jennifer की फिंगर जो है फ्लटर करती है। फ्लटर मतलब क्या होता है बच्चे? ट्रेम्बल करना, शेक करना, कांपना। ट्रेम्बल या शेक टू द वूल फाइंड इवन द आइवरी। आइवरी निडल क्या होता है? एक निडल मेड ऑफ अ सब्सटेंस मेड ऑफ एलिफेंट टस्क। द मैसिव, मैसिव मतलब होता है ह्यूज, वेट मतलब वजन। अंकल्स वेडिंग बैंड, वेडिंग बैंड मतलब क्या है यहां पर? एंगेजमेंट रिंग। वो रिंग जो एंगेजमेंट के टाइम पे पहनाई जाती है उसको वेडिंग बैंड बोल सकते हो आप। सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। लाइन जो है मुश्किल नहीं है, आपको समझ में आ गया, लेकिन इनका सिंबॉलिक अर्थ जो है वो समझिएगा एक बारी, जो कि पूछा जाता है। स्पेशली ये वाली लाइन जो है ना बच्चा पार्टी, ये सॉरी ये वाली लाइन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आंट जेनिफर की फिंगर्स जो हैं, अब आंट जेनिफर जब ऐसे टेपिस्ट्री बना रही हैं एक नीडल से, आइवरी की नीडल, एक स्पेसिफिक तरह की नीडल होती है, आप मान सकते हो, बस है ना, एक सुई है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। आंट जेनिफर जब उसको ऐसे एम्ब्रॉयडर कर रही है ना बेसिकली, तो उनकी फिंगर्स कांप रही हैं, फ्लटर कर रही हैं वूल के थ्रू। एक ऐसा काम जो कि बहुत ही सिंपल और बहुत ही आराम से कोई कर सकता है, बस हाँ उसमें फोकस चाहिए। उस काम में भी आंट जेनिफर कांप रही हैं, उनकी उंगलियां, उनके हाथ कांप रहे हैं। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। उनके जो कांपते हुए हाथ है वो आइवरी निडल को भी, एक इतनी हल्की चीज को भी, उसको पुल करने में उनके हाथ कांप रहे हैं, मुश्किल हो रही है उनको पुल करने में, उसको खींचने में, उसको बेसिकली उसको यूज करने में। क्या दिखाता है ये दिखाता है, ये अगेन शो करता है कि किसी ना किसी कारण से ये अपनी लाइफ में ट्रॉमेटाइज्ड है, परेशान है, ऑप्रेस्ड महसूस करती हैं शायद, और इन अ वे लगातार ये नर्वस है, परेशान है, डरी हुई सी है। जैसे कोई इंसान 24 घंटे डरा सा नहीं रहता, वो जो भी काम करता है उसमें उसका डर वो उसके बीच में आ जाता है, उसको लग रहता है कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई कुछ कह ना दे मुझे, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे आंट जेनिफर का जो पर्सनल लाइफ है ना, जो उनका स्टेट ऑफ बीइंग है अभी, वो ठीक नहीं है, वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज्ड और ऑप्रेस्ड है बेसिकली। ये आपको एक तरह से इन दोनों लाइन से समझ में आता है। ये दोनों लाइंस जो है आपकी फर्स्ट टू लाइंस, इनसे क्या समझ में आता है कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है एंड ऑप्रेस्ड है। ये वर्ड्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब एग्जाम में आपको आंसर लिखना होगा तो आप ये लिखना पड़ेगा आपको, ये पॉइंट। आगे देखिए, अगली दो लाइंस ये पूछी जाती हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। जो अंकल का वेडिंग बैंड है, जो एक तरह से शादी को रिप्रेजेंट करता है, ये वेडिंग बैंड जो है, एंगेजमेंट रिंग जो है, ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल है शादी का, ये सिंबल है उन अंकल का जो यहां पर अभी इस पोएम में जिसके बारे में बात ही नहीं करी गई है एक तरह से, है ना, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसका मैसिव वेट जो है वो आंट जेनिफर के हाथों पर हेविली सिट करता है, हाथ पर हेविली रखा हुआ है। ये बोला गया है कि जो आंट जेनिफर की रिंग है ना, वो बहुत ही भारी एक तरह से महसूस करती है, वो उसका मैसिव वेट उनके हाथ पर रखा हुआ है। ये मैसिव वेट क्यों है? मैसिव वेट रिप्रेजेंट क्या करता है? तो मैसिव वेट रिप्रेजेंट करता है बच्चा पार्टी बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस।
ऑफ अ मैरिटल ऑफ एंड जेनिफर की जो शादी हुई है, जिससे भी हुई है, ऐसा लगता है बहुत ही कठोर टाइप के आदमी है भाई। सब लोग ऐसे नहीं होते, आदमी लोग मुझे नहीं लगता ऐसे होते हैं। एक मेल को, एक अच्छे इंसान को अगर डिफाइन करना है आपको, तो वो ऐसा नहीं होता जैसे आंट जेनिफर के हस्बैंड है, ऐसा लगता है मुझे। बट एनीवे, यहां ये बताया गया है कि जो मैसिव वेट अंकल के वेडिंग बैंड का, वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो एक्सपेक्टेशंस जो उनसे शादी के बाद एक तरह से उनकी फैमिली की हैं। एक औरत की जनरली शादी के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बच्चों को लेके, फैमिली को लेके, खाना, होम मेकर होने के नाते, है ना, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और जो बर्डन्स होते हैं, कुछ एक तरह से वजन भी उसके ऊपर होता है, उसके लिए बोला गया जो मैसिव वेट है अंकल के वेडिंग बैंड का, वो उसके ऊपर सिट हैविली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। वो आंट जेनिफर के हाथ पे बहुत मजबूती से बंधा हुआ है, इसीलिए इसी वजन की वजह से उनके हाथ कांप रहे हैं शायद, ये एक तरह से आप मान सकते हो। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है बच्चा पार्टी? आई डोंट नो हाउ आर women एबल टू सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ प्रिजन। बड़ी बहुत मुश्किल जीवन जिया है भाई women ने। आप लोग आज भी कई जगह ऐसा हो रहा है, सेम है। मतलब आप सिर्फ women के लिए ना सोचो, मुझे लगता है कई जगह मेल ऐसा महसूस करते हैं, कई जगह औरतें जो होती हैं वो ठीक नहीं होती कई मैरिटल रिलेशंस में। ये बस चांस की बात है ना, ये बस चांस की बात है। अभी आज के स्टेट में, कुछ टाइम पहले तक ये एक तरफा होता था, जब हम मानते हैं कि पुरुष प्रधान समाज था ऑफ कोर्स। ठीक है, क्लियर है ये बात? बिल्कुल। ये पूछा जाता है मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, इसका क्या मतलब है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले तो क्लियरली बताओ कि जो मैरिटल रिंग या जो वेडिंग एंगेजमेंट रिंग है, बेसिकली वो आंट जेनिफर ने पहनी हुई है, और इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? जो बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस है उनकी मैरिड लाइफ से या मैरिटल लाइफ से, बेसिकली उनकी एक तरह से वो। ठीक है, क्लियर है ये बात? सच अ हार्डेस्ट लाइन। कितनी गहरी लाइन है वैसे। कितना सा वजन होता है एक रिंग का, और उसका वजन हैवी बोला गया है, बहुत बहुत बर्डन बोला गया है उसका। ठीक है, ओके। बट स्टिल वुमेन सफर मोर, ये सब्जेक्टिव है बच्चे अब, है ना। ये आप गलत बोल रहे हो, ये बोलना गलत होगा कि कौन सफर ज्यादा करता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव बात है, केस टू केस डिफर करता है, बस आई वुड से। ठीक है बग्गे बिल्लो बग्गे बिलियादा की करेगी। ओके आगे देखिए, लास्ट स्टैंजा जो है इस पोम का। अच्छा बाय द वे, ये क्या दिखाता है बच्चा पार्टी? ये वाला जो स्टैंजा है, ये क्या दिखाता है? बर्डन्स। जो मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बर्डन्स हैं मैरिड लाइफ की एक तरह से, उसके बारे में ये बात करता है स्टैंजा। ठीक है, दूसरा देखो अब, नेक्स्ट जो लास्ट स्टैंजा है इसका, वो देखो। ये वाला बड़ा बहुत ही डीप पैराग्राफ है, बहुत ही डीप स्टैंजा है ये। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, चलो। व्हेन आंट इज डेड, हर टेरिफाइड हैंड्स will lie still, ringed with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ध्यान से समझना इसको। हर टेरिफाइड मतलब होता है स्केर्ड। विल स्टिल मतलब होता है मोशनलेस। रिंग्ड मतलब होता है बाउंड, बंधे हुए होना। विद ऑर्डील्स मतलब होता है डिफिकल्ट एक्सपीरियंस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, मुश्किल तजुर्बे जो रहे हैं किसी के जीवन के, उनको ऑर्डील्स बोला जाता है। मास्टर्ड बाय मतलब कंट्रोल्ड बाय बोल सकते हो, कंट्रोल्ड या डोमिनेटेड। द टाइगर्स इन द पैनल मतलब अगेन वही स्क्रीन है ना, ये जो टेप्स्ट्री है बेसिकली इसके लिए बोला गया है पैनल। शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग का मतलब आपको पता ही है, वॉक ग्रेसफुली, प्राउड एंड अनअफ्रेड मतलब बिना डरे। ओके, बात करते हैं ध्यान से। पहले जो शाब्दिक अर्थ है वो समझते हैं, फिर इसका सिंबॉलिक जो मीनिंग है वो बताता हूं। व्हेन आंट इज डेड, जब इनके जीवन का अंत हो जाएगा ना, आंटी के, ऐसा बोला जाता है जीवन जब खत्म हो जाता है सब कुछ चला जाता है, जो भी दुख सुख है वो खत्म हो गया सब उसके साथ। लेकिन ये लाइन क्या लाइन लिखी है पोएट ने, देखो अगर इसको समझोगे तो। When Ant is dead, her terrified hands will lie still, ringed with ordeal she was mastered by it. इवन आंटी के मरने के बाद उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, उनके हाथों को डरा हुआ बोला गया है, स्कैर्ड बोला गया उनके हाथों को।
उनके हाथों को जो स्कैर्ड बोला गया है, असल में किसके लिए बोला गया है स्कैर्ड? आंटी के लिए बोला गया है कि वो बहुत ज्यादा स्कैर्ड महसूस करती थी थ्रू आउट हर लाइफ। उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं विल लाई स्टिल, वो बिल्कुल मोशनलेस मरने के बाद वो हो जाएंगे, यानी कि उनके जो शरीर का सत्य है, जो शरीर में एसेंस है, सोल है, वो खत्म हो जाएगी, वो जल्द डिपार्ट कर जाएगी बॉडी से। लेकिन उनका जो हाथ है इवन मरने के बाद विल बी रिंग्ड विद ऑर्डील शी वाज मास्टर्ड बाय। उनके हाथ में जो रिंग है ना, रिंग एक तरह से इसको देखो, और अब ये सोचो ये टेरिफाइड हैंड से जो उनकी ओवर टाइम लाइफ टाइम रहा है, शी वाज वेरी स्कैर्ड, वो ट्रॉमेटाइज थी बहुत। अभी भी मरने के बाद भी जो इनके अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस थे थ्रू आउट हर लाइफ, वो आज भी इन्हीं के साथ रहेंगे मरने के बाद भी, वो खत्म नहीं होंगे। कैसे खत्म हो जाएगा? किसी का कोई एक्सपीरियंस जो रहा है जीवन का, वो तो रहेगा ना उसके साथ हमेशा। तो यही बात बोली गई कि जो उनके जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, उनके जो स्कैर्ड हैंड्स हैं, यानी कि उनका जो वो जो डरी हुई है एक तरह से, इवन मरने के बाद भी वो बाउंड होगी उन मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, उन एक्सपीरियंसेस से। उनके जो लाइफ के स्ट्रगल्स रहे, जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस रहे, वो आज भी उनके मरने के बाद भी उन्हीं के साथ हैं। बेसिकली ये आप मान सकते हो, ये बताया यहां पर। ठीक है, ऑर्डील्स मतलब डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस या स्ट्रगल्स जो उनकी लाइफ में रहे, शी वाज मास्टर्ड बाय, जो जिनके द्वारा वो डोमिनेट हुई, वो अभी भी उनसे बाउंड है इवन आफ्टर हर डेथ, अभी भी बंधी हुई है उनसे वो अपनी डेथ के बाद। कैसे? आजाद तो नहीं हो सकते ना, आपने जो एक्सपीरियंस किया है महसूस कभी, वो तो हमेशा आपके साथ रहेगा, ये मतलब है। द टाइगर्स, अब ये थी दुर्दशा आंटी की, जो उन्होंने टाइगर्स बनाया। ऑन द अदर हैंड उनके साथ देखो, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, वो टाइगर जो उन्होंने बनाए थे अपने पैनल में, विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो लेकिन ऑन द अदर हैंड वॉक करते रहेंगे ग्रेसफुली, बिल्कुल प्राउड, फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और अनअफ्रेड, बिना डरे। और ये क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखाता है बिटवीन एंड जेनिफर और उनके टाइगर्स के बीच में। जो एंड जेनिफर है, उनकी जो लाइफ रही है इज अ लाइफ ऑफ डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमेटाइजेशन, ऑपरेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड मे बी। वेयर जो टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं वो है फियरलेस, फ्रीडम, फुल ऑफ वो प्राउड है और अनअफ्रेड है बिल्कुल एक तरह से। तो एक क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिख रही है दोनों में। और इन अ वे आप ये भी समझ सकते हैं यहां से, जो एंड जेनिफर अपने जीवन में खुद नहीं कर पाई, लेकिन शी लॉन्ग्ड फॉर इट, जिन चीजों की इच्छा वो खुद रखती थी बेसिकली अपनी लाइफ में, उनको वो रियलिटी में तो नहीं कर पाई, लेकिन अपने टाइगर्स के थ्रू उन्होंने एक तरह से जिया। कई चीजें ऐसी होती है ना जो हम लोग खुद नहीं कर पाते, लेकिन हम इमेजिन करते हैं उनको। तो इन अ वे आंटी ने जो अपनी फ्रीडम है, जो अपनी फियरलेसनेस है, वो इन टाइगर्स के थ्रू इमेजिन करी है, और इसीलिए इन टाइगर्स को एंड में प्राउड एंड अनअफ्रेड बोला गया है। और अल्टीमेटली ये स्टैंजा जो बात करता है, ये बात करता है एंड जेनिफर की ऑर्डील्स के बारे में, जो उनकी ऑर्डील्स थी ना लाइफ में, जो डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस थे एक तरह से, उसको क्लियरली उजागर करता है। क्या ये पोएम क्लियर है आप लोगों को? थर्ड स्टैंजा आल्सो डन। बहुत सही बात बोली शिन ने। इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स अबाउट बीइंग अ ह्यूमन। पर्सन टू पर्सन होता है, जेंडर का फर्क नहीं पड़ता है ना। आपकी सोच कैसी है इस बात का फर्क पड़ता है। आदमी भी गलत हो सकता है, औरत भी गलत हो सकती है भाई। क्लियर है बच्चा पार्टी? तीनों स्टैंजा समझ में आप लोगों को, जो मतलब है पोएम का वो भी समझ में आया होगा, है ना। ऑर्डील्स मतलब बच्चे दुर्दशा, डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस, जो मुश्किल एक्सपीरियंसेस रहे किसी के जीवन के, उनको बुलाता है ऑर्डील्स। ठीक है, मेरे लाइफ की ऑर्डील्स क्या रही, या मेरे लाइफ के डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है, पोएम इज शॉर्ट बट हैवी। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा डिटेल जो इसके अंदर छिपी हुई है ना बिटवीन द लाइंस, वो इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड। और ये पूछी जाती है पोएम, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, ये आप मान के चल सकते हो, है ना। डीप मीनिंग है, करेक्ट। तो एक बारी तीनों स्टैंजा को फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैंजा में आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। आंट जेनिफर ने कुछ टाइगर्स बनाए हैं ऐसी एक टेपेस्ट्री पे, एक स्क्रीन पर, और उन टाइगर्स को डिस्क्राइब किया गया कि वो किस कलर के हैं। उनका कलर बताया गया है, ब्राइट टोपाज कलर है। ये बताया गया कि वो रेजिडेंट्स हैं जंगल के, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन के, और वो डरते नहीं है मैन बीनीथ द ट्री, हंटर से वो डरते नहीं है। और साथ साथ ये बताया गया एंड में कि दे पेस, वो मूव करते हैं बिल्कुल ग्रेसफुली, एक ब्रेव श्योरिटी के साथ, ब्रेव कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल वो मूव करते हैं। ये आपको बताया गया है पहले स्टैंजा में। दूसरा स्टैंजा जो है बच्चा पार्टी, उसमें आपको बताया गया एंड जेनिफर के जो हाथ हैं वो फ्लटर कर रहे हैं, शेक कर रहे हैं, इवन तब जब वो टेपेस्ट्री में नीडल को मूव कर रही हैं। वो वूल के थ्रू, एक इतने हल्के मेटल के थ्रू भी जो नीडल है, सुई है, उसको मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके हाथ कांप रहे हैं। क्यों? पॉसिबली वो ट्रॉमेटाइज्ड है, डरी हुई है किसी वजह से, नर्वस है।
ठीक है, लगातार एक डर के साए में वो जीती हैं, ऐसा कुछ मान सकते हो आप। और उसके बाद डिफाइन किया गया क्यों पॉसिबली ऐसा है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन एंड जेनिफर्स हैंड। जो अंकल का वेडिंग बैंड है, जो मैरिटल कनेक्शन का एक तरह से सिंबल होता है, रिंग, एंगेजमेंट रिंग, वो बहुत हेवीली एंड जेनिफर की उंगली पे बैठा हुआ है, विच शोज कि जो एंड जेनिफर की शादी है उसकी वजह से बहुत ही जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस शादी में उनको मिली, जो एक्सपेक्टेशंस उनसे उस शादी में है, जो बर्डन्स उस शादी में एक तरह से उनसे एक्सपेक्टेड है, उन पे हैं बेसिकली, वो बहुत हैवी उनके ऊपर वेयर आउट कर रहे हैं, वो बहुत उनके ऊपर असर डाल रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और लास्ट स्टैंजा में बताया गया है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइंग हैंड्स विल स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल शी वाज मास्टर्ड बाय इट इवन आफ्टर हर डेथ। जब आंटी की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद भी वो जो एक्सपीरियंसेस, डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस, जो स्ट्रगल्स उन्होंने उनकी लाइफ में रहे, उनसे वो आजाद नहीं हो पाएंगी, उनसे वो मरने के बाद भी बाउंड रहेंगी। वेयर एज जो उनके टाइगर्स उन्होंने स्क्रीन पे बनाए हैं, वो वॉक करेंगे, मूव करेंगे बिल्कुल प्राउड एंड अनअफ्रेड, बिना किसी से डरे। ठीक है, वाई शी चूज टाइगर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टाइगर क्यों बनाया उन्होंने अपनी स्क्रीन पे? टाइगर किस चीज का सिंबल है यहां पर? जनरली कोई भी टाइगर किस चीज का सिंबल होता है? स्ट्रेंथ का, ताकत का, फियरलेसनेस का, फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का, ऑटोनोमी का, है ना? आजाद। टाइगर को कोई कंट्रोल कर सकता है? नहीं ना। तो उन्होंने ऐसे कैरेक्टर चूज करे जिनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, बिल्कुल कॉन्ट्ररी टू हर सेल्फ, है ना? एक तरह से क्लियर कॉन्ट्रास्ट उन्होंने जी, मतलब इन टाइगर्स के थ्रू उन्होंने एक जीवन सा जिया अपना पैरेलल, जो वो अपनी रियल लाइफ में नहीं जी पाई। ठीक है, वर्ड्स हैव डेप्थ, करेक्ट 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 करेक्ट, है ना? इफ एनीथिंग, तो बच्चा पार्टी सीखने के लिए क्या है इस फॉर्म से? क्या सीखे आप भाई? मैसेज क्या मिला आप लोगों को, जानना चाहता हूं मैं। बोथ आर अपोजिट, ब्रेव एंड फियरलेसनेस। एक और आखिरी स्टैंजा में एक और छोटी सी चीज आपको कन्वे करना चाहता हूं, वो ये कि आर्ट के बारे में बोला जाता है कि आर्ट जो है ना, इट रिमेन्स फॉर एवर, वो हमेशा रहता है, ड्यूरेबल है। आर्ट एक ऐसी चीज है जो कि सब लोगों को, चाहे लोग या जीवन खत्म हो जाए, लेकिन आर्ट कभी खत्म नहीं होता। आर्ट ट्रांसेंड्स ऑल बॉर्डर्स एंड इट रिमेन्स फॉर एवर, वो हमेशा रहता है। तो एक तरह से ये भी कन्वे होता है लास्ट स्टैंजा से, जहां पर आंट की जो लाइफ है वो तो खत्म हो गई, लेकिन उन्होंने जो आर्ट स्टाइल बनाया, जो ड्राइंग, जो एम्ब्रॉयडरी उन्होंने क्रिएट करी, वो हमेशा रहेगी, वो हमेशा फॉर एवर रहेगी एक तरह से। ये भी एक तरह से आपको कन्वे होता है इसमें, है ना? एक क्वेश्चन आया हुआ है बाय द वे बोर्ड में। इक्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट। हम मतलब इससे तो क्लियरली ये निकल के आता है पोएम से कि हमको इक्वालिटी की जरूरत है, रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, और फ्रीडम, आजादी देने की जरूरत है सबको। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट, एवरीवन डिजर्व्स इक्वालिटी, एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। या सिंपली लिखूं तो रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट करो भाई। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस ब्लाइंडली, जो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट उसकी करो, लेकिन जनरली आपके मन में एक इच्छा जो होनी चाहिए, कर्टेसी आपके मन में होनी चाहिए कि आपको रिस्पेक्टेबल होना चाहिए टुवर्ड्स पीपल इन जनरल। विमेन के लिए भी है, उसमें विमेन भी आ गई, सब लोग। ठीक है, आज का दौर ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी की भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि कई लोग इसका फायदा उठा लेते हैं, तो वो नहीं। बट रिस्पेक्ट एवरीवन अराउंड यू, जो भी आपके आसपास है उनको इज्जत दो। अगर वो फिर इज्जत से ट्रीट नहीं करते, ठीक है, देन इट्स फाइन फाइन फाइन। तो रिस्पेक्ट। और दूसरी जो मैंने बात बोली आप लोगों को, टू ऑल द मेल्स लिसनिंग टू मी, आप लोग भी किसी न किसी माँ के थ्रू जन्मे हो, आपकी भी कोई सिस्टर्स होंगी, आपकी फैमिली में बहुत सारी फीमेल्स होंगी, आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो इट्स फॉर अस, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम वो जननी जिन्होंने हमको जन्म दिया, इस धरती पे जो साइकिल चल रहा है, आगे बढ़ रही है जो धरती, ये ग्रोथ जो चल रहा है हमारा ह्यूमंस का, वो किसके थ्रू हो रहा है? इस ऐसी विमेन के थ्रू हो रहा है। उन्हीं को तो रिप्रोडक्टिव पावर दी हुई है ना भगवान ने, एक बच्चे को जन्म देने की ताकत सिर्फ और सिर्फ औरत को दी हुई है ना। तो हमारा कर्तव्य बनता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोग इंश्योर करें कि जो इस धरती की साइकिल ऑफ लाइफ को आगे बढ़ा रही है, उसको इज्जत दें, उसको बुरा महसूस ना करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इक्वल राइट्स, बिल्कुल सही, है ना? तो इक्वल राइट्स या नेवर ऑप्रेस और ऑप्रेस पर्सन भी बोल सकते हो आप। डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस ना दें, कोऑपरेटिव बने यार, अच्छे से इंसान बनो ना, अच्छे अच्छे दोस्त बनो, अच्छे हस्बैंड बनो, अच्छे फ्रेंड बनो, जो भी आप जिस भी रोल में आप अभी आज हो,
आगे चल के जब आओगे, अभी तो नहीं बन सकते, ठीक है, बट जब भी आओगे, ठीक है, फाइन। आगे चलें, क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए इसके फटाफट से। कुछ और आपको सीख मिलती है तो मुझे बताओ, मैं लिख देता हूं यहां पर। ईट 5 स्टार, डू नथिंग, तानिया बोल रही है, बहुत बढ़िया तानिया, गुड। व्हाई नॉट चूज लायन? ये मतलब लायन या टाइगर में से कोई भी एक पिक कर लिया यार, व्हाट इज द डिफरेंस? मतलब लगभग सेम सिंबल है ना दोनों, एक तरह से पावर और स्ट्रेंथ के सिंबल हैं, फियरलेसनेस के सिंबल हैं दोनों ही, है ना। अब अगर लायन बना दी तो आप कहते सर टाइगर क्यों पिक नहीं किया? दोनों बना दी तो आप कहते सर टाइगर लायन लायन तो ले लिया, सर तेंदुआ क्यों नहीं लिया? सर तेंदुआ से क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, भेदभाव कर रही है आंट जेनिफर? उनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। तुम्हारा कुछ नहीं पता, क्या लॉजिक लगा दो तुम यार। ओके, व्हाट डू एंड जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज इन द पोएम? एंड जेनिफर के जो टाइगर्स हैं पोएम में क्या सिंबलाइज करते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं आप, चलिए। ईट रोटी, डू ऑल थिंग्स, स्टैंड फॉर योरसेल्फ, बहुत बढ़िया, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, यस करेक्ट। चाहे आप किसी भी स्थिति में स्टैंड फॉर योरसेल्फ, अपने लिए स्टैंड लीजिए, बिल्कुल जरूर। ये आंट जेनिफर के लिए बिल्कुल सही बात है कि अगर वो डिफिकल्ट मैरिटल बॉन्ड में थी तो शी शुड हैव टेकन अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ, लेकिन सब नहीं ले पाते यार, सबको नहीं पता होता है अपने राइट्स। आप पढ़ लिख रहे हो, आप टच में आ रहे हो, आप इस पोइट्री में आपने पढ़ी तो आपको लगा यार गलत हुआ। सोचो आप कभी इन चीज़ों के टच में आए नहीं, आपने कभी चीज़ें पढ़ी ही नहीं, आप तक एक्सपीरियंस इस तजुर्बे पहुंचे ही नहीं, तो फिर आप नेचुरली शायद एक्सेप्ट कर लोगे, लगेगा आपको शायद ऐसे ही होता होगा यार, यही तरीका है। एंड ये जो टाइगर है क्या सिंबलाइज करती है? एंड जेनिफर्स फियर्स फेड्स, एंड जेनिफर सप्रेस्ड डिजायर्स फॉर, सप्रेस्ड मतलब दबे हुई, ठीक है, जो मन में दबी हुई बात होती है वो, फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ। एंड जेनिफर्स डोमेस्टिक लाइफ, द डोमिनेंस ऑफ मेन इन सोसाइटी। क्या लगता है आपको, क्या करेक्ट आंसर है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मुझे लग रहा है यही सही जवाब आप लोगों ने भी पिक किया होगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, नियरली 79% ऑफ यू गॉट राइट। व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आंट जेनिफर एंड हस्बैंड? इस पोएम को पढ़ के क्या लगता है कि आंट जेनिफर और उनके हस्बैंड के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है? हालांकि कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पूरी पोएम पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट्स, मुझे इस पे कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी बेहद इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो, लेकिन एक बेसिक एजुकेशन आपके लिए जरूरी है, ताकि आप अपने राइट्स को समझ सको, आप सही गलत में अंतर करना समझ सको, ना आप किसी का अत्याचार सहो, ना आप किसी पे अत्याचार करो। ये बेसिकली आपको सिखा देती है एजुकेशन ओवर टाइम। नहीं सीखे कोई नहीं सीखे अलग बात है, बट इतना जरूर आपको अकल आ जाती है। क्या लगता है? It was full of mutual respect and admiration? Of course not, ये तो नहीं हो सकता। It was marked by emotional and physical operation. It was characterized by financial dependence. It was a typical marriage of that time. Option B again is the correct answer. बिल्कुल सही। Nearly 68%, बाकी लोग गलती क्यों कर रहे हैं यार इसमें? 19% में पिक किया लोगों ने। टिपिकल मैरिज ऑफ दैट टाइम, ये आपको कैसे पता उस टाइम टिपिकल मैरिज कैसी होती थी यार, है ना। अगेन एक सब्जेक्टिव आंसर आप पिक कर रहे हो, डिबेटेबल है बात। कोई बोलेगा नहीं यार टिपिकल मैरिज अच्छी होती थी, मेरे दादा की शादी बहुत अच्छी थी, बहुत रिस्पेक्ट थी आपस में। कोई बोलेगा नहीं यार हमारे यहाँ तो नहीं था ऐसा। तो ये एक डिबेटेबल बात है, इसलिए इनकरेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम? इस पोएम का प्राइमरी थीम क्या है? प्राइमरी थीम क्या है इस पोएम का, बताइए। ये थीम वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चैप्टर के, किसी भी पोएम के। सर व्हाई डज शी टेक टाइगर इंस्टेड ऑफ टाइग्रेस? कृतिका बोल रही हैं यार, कृतिका कम ऑन। यहां पर जो भी आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट फॉर्म के बारे में बात करें वो एवर लास्टिंग होती है। आप जेंडर में अटक रहे हो आर्ट फॉर्म के अंदर भी, है ना। यहां पर जेंडर एग्नोस्टिक मानो, जो टाइगर्स हैं उनको जेंडर से ऊपर हटके मानो, एक तरह से सिंबल है वो किस चीज के? आजादी। जैसे आजादी मेल या फीमेल नहीं होती ना, ऐसे यहां पर जो आर्ट फॉर्म उन्होंने बनाई है उसमें टाइगर्स को मेल या फीमेल सोच के नहीं बनाया, उसकी सोच को समझो, है ना। इट्स हर चॉइस, ये मुझे आंसर अच्छा लगा, यही दूंगा मैं आगे से। इट्स हर चॉइस। The celebration of art, the impact of societal expectations on women, the beauty of nature, the power dynamics in relationships. Correct answer again option B है। जो इम्पैक्ट होता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस का वुमेन पे, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और मैरिज के बाद जो होता है, बिल्कुल सही, 91% ऑफ यू गॉट इट, तो समझाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बारी बोर्ड पूछता है इसको, हर बारी का रिपीटेड क्वेश्चन है ये। व्हाट डज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिंबलाइज? ये अंकल का जो वेडिंग बैंड है, इसका मैसिव वेट का ये क्या सिंबलाइज करता है? आंट जेनिफर्स फिजिकल वीकनेस, द हैवी फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटीज इन मैरिज, द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिज, द वैल्यू ऑफ वेडिंग बैंड।
आइवरी का मतलब क्या होता है? आइवरी बच्चे एक सब्सटेंस होता है, एक मटेरियल होता है जो कि हाथी का टस्क होता है ना, हाथी का बड़े वाला दांत जो होता है उससे बनाया जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होता है, उससे नीडल बनाई जाती है एक तरह से, बहुत सारे यूजेस उसके होते हैं। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन बिल्कुल सही, सी। द ऑप्रेसिव, ऑप्रेसिव मतलब होता है दबे कुचले होने, अत्याचार बेसिकली। ऑप्रेसिव नेचर ऑफ आंट जेनिफर्स मैरिज, आंट जेनिफर की जो शादी थी वो ऑप्रेसिव नेचर की थी, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर थे उस शादी की वजह से, ये बेसिकली यहां से कन्वे होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 61%। कुछ लोगों ने बी भी बोला है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही पढ़ा क्या आपने? ये नहीं पढ़ा फाइनेंशियल, जिन्होंने बी पिक किया है। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, ये तो बात ही नहीं आई कोई। नेक्स्ट, Why does Aunt Jennifer find even the ivory needle hard to pull? आइवरी निडल को भी क्यों मुश्किल से पुल कर पा रही है आंट जेनिफर? ऐसा क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज शी इज फिजिकली वीक, क्योंकि वो बहुत कमजोर है फिजिकली। बिकॉज शी इज डिस्ट्रैक्टेड बाय द टाइगर्स, क्योंकि उनको टाइगर्स जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोकस नहीं करने दे रहे। बिकॉज द नीडल इज ब्रोकन, क्योंकि नीडल टूटी हुई है। बिकॉज ऑफ द इमोशनल बर्डन शी कैरीज, या क्योंकि उनके मन में बहुत सारा बर्डन, इमोशनल बर्डन वो कैरी कर रही है, ट्रॉमेटाइज्ड है, फियर, डरी हुई है, नर्वस है एक तरह से। ये बताइए जल्दी से आंसर। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ द इमोशनल बर्डन शी कैरीज, वो इमोशनल बर्डन जो कैरी कर रही है उसकी वजह से शी इज नॉट एबल टू पुल द आइवरी नीडल। बिल्कुल सही, आप लोगों ने सही पिक किया। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स आफ्टर हर डेथ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का। आंट जेनिफर के जो टेरिफाइड हैंड्स हैं, इवन आफ्टर डेथ, डेथ के बाद भी उनके हाथों को टेरिफाइड बोला गया है, डरा हुआ बोला गया है। क्या सिग्निफिकेंस है इस बात का? दे इंडिकेट दैट शी वाज स्कैर्ड ऑफ डेथ, they symbolize the enduring effects of her life struggles, they suggest she died while creating art, they show that she feared the tigers she created. Sorry. करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, दे सिंबलाइज द एंड्योरिंग। एंड्योरिंग मतलब जो रहता है, परमानेंट इफेक्ट्स एक तरह से, जो मतलब जो खत्म ना हो, बेसिकली जो जिसका असर कंटिन्यूड रहे, खत्म ना हो जिसका असर। प्रांसिंग मतलब होता है बच्चे वॉक ग्रेसफुली, बड़े अच्छे से वॉक करना, ठीक है, ये होता है प्रांसिंग का मतलब, जैसे एक टाइगर वुड यूजुअली वॉक। 90% ऑफ यू गॉट राइट, वाह यार बहुत बढ़िया। Which of the following best describes the tone of the poem? इस पोम में टोन क्या है? आप लोग टोन के क्वेश्चंस में अक्सर अटकते हो, तो टोन का एक क्वेश्चन ये रहा, जॉयफुल और ट्रायम्फेंट। जॉयफुल मतलब समझते हो ना, जॉय का मतलब समझते हो ना, क्या टोन है, पोएट ने किस टोन में पोएम को लिखा है एक तरह से। सैड एंड रिग्रेटफुल, रिफ्लेक्टिव एंड एम्पैथेटिक, एंग्री एंड रिबेलियस। सोच के जवाब देना, दो ऑप्शंस तो आपको काफी क्लोज लगेंगे, लेकिन पिक करना सोच के जवाब। है ना? थर्ड लेवल चैप्टर बेस्ट है, कोई बोल रहा है, वाह बिल्कुल अच्छा चैप्टर है भाई, ऑफ कोर्स, नो डाउट्स। सबका बी है क्या सर? नहीं 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 नहीं, गलती नहीं करना। देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये समझ में आ गया होगा। एंग्री एंड रिबेलियस, रिबेलियस मतलब खिलाफत जहां पे हो, वो भी नहीं दिख रहा है इसमें, प्रोटेस्ट भी नहीं दिख रहा है, इन दोनों में से कोई क्या। सैड मतलब दुखी, रिग्रेटफुल मतलब जहां पछतावा सा आपको दिख रहा हो, रिफ्लेक्टिव मतलब जहां पर किसी चीज के बारे में क्रिटिकली सोचा गया हो, अपना वर्डिक्ट दिया गया हो, एम्पैथेटिक मतलब जहां दया भावना आपको दिखे। इन दोनों में ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है। अगर आंट जेनिफर खुद शायद ये पोम लिख रही होती तो मे बी सैड और रिग्रेटफुल होता,
लेकिन यहां पर तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखा गया है कि आंट जेनिफर ने कैसे लाइफ जी अपनी, और उसके बारे में रिफ्लेक्शन किया गया, एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन किया गया, उसका विश्लेषण एनालिसिस किया गया और फिर आपको बताया गया कि उनकी लाइफ जो थी वो डिफिकल्ट रही एक तरह से, है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी। 44 ने पिक किया, ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड, काफी क्लोज थे दोनों ऑप्शंस। लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, हाउ डू द टाइगर्स इन द पोएम कॉन्ट्रास्ट विद आंट जेनिफर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बोर्ड में, ये आपकी एनसीईआरटी का भी एक क्वेश्चन है। ये जो टाइगर्स हैं पोएम में कैसे कॉन्ट्रास्ट करते हैं आंट जेनिफर से। आंट जेनिफर को कहना चाहिए था इट्स नो हार्म पेन अटेंशन टू इट, चिल चिल हो जाओ, है ना, ऐसा बोला होगा आंट आंट। अरे यार ठीक है, गौरव कुमार सर रोना आ रहा है, क्यों भाई, ऐसी क्या बात हो गई यार। ऑल पोम्स कंप्लीट, हाँ पोम जो है हमारी सारी कंप्लीट हो चुकी है, आपका पोएट्री सेक्शन पूरा हो चुका है इसके साथ, बिल्कुल। बताइए जल्दी से फटाफट से। The tigers are strong and fearless while Aunt Jennifer is oppressed and fearful. The tigers are weak and submissive. Submissive मतलब होता है दब्बू। While Aunt Jennifer is strong and assertive, both the tigers and Aunt Jennifer exhibit similar traits. The tigers are controlled by Aunt Jennifer, who holds power over them. Correct answer option A. Tiger strong और fearless दिखाए गए हैं, जबकि Aunt Jennifer oppressed और fearful दिखाई गई हैं। Option A is the correct answer. ठीक है, नियरली 80% ऑफ यू गॉट इट राइट, बहुत बढ़िया। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन विच इज द पोएटिक डिवाइसेस। एक बारी पोएटिक डिवाइसेस देखते हैं, एक बारी आपकी स्टैंडिंग्स उससे पहले मैं जरूर दिखा देता हूं आप लोगों को। महक, प्रांजल जोशी, साक्षी पराशर, श्रेयांश उपाध्याय, पायल कुमारी, तनु, प्रियानी दत्ता, नितेश सिंह, यशवी सॉरी, रीता तोमर। वाह, वेल डन, बहुत बढ़िया। देखते हैं आप कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो यहाँ पर यूज हुए हैं बच्चा पार्टी, बारी बारी से बताइएगा उनके बारे में। मैं कुछ हाईलाइट करता हूँ पोर्शंस को सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बता दो, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपाज, टोपाज क्या होता है, पुखराज का पत्थर, तो लिखा हुआ है ब्राइट चमकीला पुखराज जो कि रहता है जंगल में। पुखराज बोला गया टाइगर्स को, ठीक है, क्यों, क्योंकि कलर सेम है दोनों का। तो ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है, बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा एक यहां पर। एक चीज को जब दूसरी चीज ही बोल देते हैं हम, है ना, टोपाज ही बोल दिया है टाइगर को क्योंकि कलर सेम है, तो मेटाफर है, बिल्कुल सही है ना, ये क्लियरली मेटाफर दिखाता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। बीनीथ द ट्री दे पेस इन स्लीक शिवालिक सर्टेनिटी। फिंगर्स फ्लटरिंग, ये यहां पर। और बताओ, प्राउड प्रांसिंग यहां पर, ये भी बताओ कौन सा है। बड़े क्लियरली सिंपल से आपको दिख रहा होगा, हाँ एलिट्रेशन है ना, बिल्कुल क्लियरली एलिट्रेशन है ये। और देखिए, और देखिए यहां पर भी दे है इस लाइन की स्टार्टिंग में, और यहां पर भी दे है। यहां बताओ, दे और दे आपको दिख रहा होगा दो बारी। यहां पर कौन सा है बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, सिवाल्डिक सर्टेनिटी, यहां पर भी करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, ये आप लोग पॉइंट आउट कर रहे हो, ये भी एलिट्रेशन का एग्जांपल है। स की आवाज रिपीट हो रही है ना। प की आवाज यहां पर आई, यहां पे फ की आवाज आई, यहां पर स की आवाज आई, बिल्कुल सही। यहां पर दे जो रिपीट हो रहा है, करेक्ट, बिल्कुल। ये क्या है बच्चा पार्टी, ये एग्जांपल है एनाफोरा का, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखो, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। इस लाइन में स्पेसिफिकली ये जो पोर्शन है मैसिव वेट, ये बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहां पर एक, डेफिनेटली अंकल के वेडिंग बैंड का मैसिव वेट ये बोला गया है। बताइए यहां कौन सा पोएटिक डिवाइस है। हाँ बहुत सही, वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब।
हाइपरबोला है, हाइपरबली है, हाइपरबली है, हाइपरबोला कोई बोल रहा है, हाइपरबली है बेसिकली। वेडिंग बैंड का वेट बहुत मैसिव थोड़ी होता है, लेकिन बताया गया है यहां पर उसको हाइपरबली, एग्जैजरेट करके बताया गया है, क्योंकि उसका एक सिंबॉलिक अर्थ है बेसिकली। ठीक है, ओके, आगे देखिए अब। सिट्स हेविली, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ ये सिट्स हेविली, मैसिव वेट, अंकल का वेडिंग बैंड सिट करता है हेविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, सिट हेविली, हाइपरबली पढ़ा ऐसे जाता है, लिखा ऐसे जाता है, हाइपरबली। सर मेटाफर कहां पे, मेटाफर बताओ। पोएटिक डिवाइसेस सिखा दो, पोएटिक डिवाइसेस की क्लास ली हुई है बच्चे मैंने आपके साथ पहले, सबसे पहली क्लास हमारी, या बीच में एक बार चेक करना अपने बैच में, मैंने कहीं क्लास ली है पोएटिक डिवाइस की, पूरी एक क्लास है, चिंता ना करो। हाँ, यहां पर क्या हो गया बच्चा पार्टी, यहां पर हो गया पर्सोनिफिकेशन, यहां पर्सोनिफिकेशन हो गया बिल्कुल। सिट जो कि क्वालिटी ह्यूमन की होती है वो दी हुई है यहां पर, है ना। और देखो, अब ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, इस लाइन में, इस लाइन में क्या दिखता है, कोई पोएटिक डिवाइस दिख रहा है क्या इन दोनों लाइंस में? जल्दी से बताओ, अगर दिख रहा है तो फटाफट से बताओ। दिख रहा है कुछ? एनाफोरा क्या होता है? अच्छा ठीक है, देखो दे और दे रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन तो ये हुआ ही, राइट। लेकिन जब भी रिपीटेशन ऐसे किसी पोम की लाइंस की, कंसेक्यूटिव लाइंस की, दो लाइन जो एक के बाद एक आ रही हो, उनकी लाइन की शुरुआत में हो, जैसे दे यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो स्पेसिफिकली ये वाला पोएटिक डिवाइस जो होता है उसको एनाफोरा बोलते हैं। ठीक है, 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 ओके, क्लियर है। इन दोनों लाइंस का समझ में आ गया क्या है बच्चा पार्टी? बिल्कुल सही, एंजाम्बमेंट है। और एक और जो इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, वो ये, वो है ये वाला, कहां पर है, हाँ जेनिफर, हाँ ये वाला टेरिफाइड हैंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेरिफाइड हैंड्स में क्या लगता है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? हैंड्स को टेरिफाइड बोल दिया है। डू नो अक्षय? ऑफ कोर्स आई नो अक्षय यार। राइम स्कीम बताता हूं अभी, पहले ये बताओ, क्लियर है? देखो, टेरिफाइड हैंड्स, हैंड्स को टेरिफाइड बोल दिया, डरा हुआ बोल दिया है। असल में कौन है टेरिफाइड? हैंड जेनिफर। तो ये एग्जांपल है ट्रांसफर्ड एपिथेट। एपिथेट मतलब होता है क्वालिटी, जब एक क्वालिटी जिसके साथ यूज होनी चाहिए उसके साथ यूज ना होकर किसी और ना उनके साथ यूज हो रहा है। ऐसे टेरिफाइड यूज होना चाहिए था एंड जेनिफर के साथ, लेकिन हैंड्स के साथ यूज कर दिया, एपिथेट यहां पर ट्रांसफर कर दिया, इसलिए हो जाएगा। अब एक बारी वो देख लेते हैं राइम स्कीम। तो राइम स्कीम देखने के लिए इन चारों वर्ड्स की तरफ ध्यान दीजिए एक बारी, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री और सर्टेनिटी, इन चारों वर्ड्स की तरफ एक बारी ध्यान दीजिए और बताइए राइम स्कीम अगर बतानी हो तो क्या है इस पोम की, जल्दी से बताओ। ऊपर ग्रीन स्क्रीन भी है, कहां दिख रही है ग्रीन स्क्रीन तुमको? हाँ देखो, स्क्रीन के लिए यहां ए लिख दूं, ग्रीन के लिए, स्क्रीन और ग्रीन दोनों एक से हैं तो दोनों के लिए ए लिख दूं, एक सी राइम आ रही है दोनों में। ट्री ग्रीन और स्क्रीन से अलग है इसलिए यहां पे बी लिख देता हूं। सर्टेनिटी ट्री की तरह राइम करे इसलिए बी लिख देता हूं। राइम स्कीम हो गई ए बी बी, ये राइम स्कीम है बच्चा पार्टी इसकी, है ना, ये राइम स्कीम हो गई। ठीक है, फाइन, आगे चलते हैं। चलिए, कोई और अगर रह गया हो आप पॉइंट आउट कर देना चैट बॉक्स में, मैं देख लूंगा। आंसर देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवैलरिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स? टाइगर के एटीट्यूड जो होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में कैसे ऐड करते हैं एक तरह से डेनिजन्स एंड शिवैलरिक? आप सिर्फ इतना बता दो कि टाइगर को जो डिस्क्राइब किया गया इन दोनों वर्ड्स को यूज करके, वो बेसिकली आपको क्या कन्वे करता है, जल्दी से बताओ। सेकंड पैरा ए बी बी, सबका ए बी बी मान सकते हो, ए बी बी है ना। सेकंड वाले का शायद तो ए बी मान लो, चाहे सी सी डी डी ऐसे मान लो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब ठीक है, ओके।
टाइगर्स लिव इन जंगल एंड दे आर करेजियस। ओके, ये दोनों वर्ड, डेनिजन्स का मतलब होता है रेजिडेंट्स एंड शिवालरिक का मतलब होता है करेजियस, प्रोमिनेंटली करेजियस। वैसे और भी मीनिंग होते हैं इसके, लेकिन क्योंकि टाइगर्स बिकॉज दे लिव इन जंगल्स एंड दे आर एज्यूम्ड या दे आर बिलीव टू बी वेरी ब्रेव, वेरी पावरफुल, वेरी फियरलेस, इसलिए दोनों वर्ड्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करते हैं इनको, और इसलिए इनको यहां पर रखा गया है बेसिकली इनको डिस्क्राइब करने के लिए। ये बता दो आप। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड्स आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टैंजा? आंट जेनिफर के हाथ फ्लटर क्यों कर रहे हैं थ्रू हर वूल? व्हाई इज शी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल? वो इतना मुश्किल क्यों हो रहा है उनको नीडल पुल करते हुए? ये हम एमसीक्यू की फॉर्म में कर चुके हैं, वैसे एक बार फिर भी बता दो आंसर, जल्दी से बताओ। एवरी नीडल हार्ड टू पुल, हाइपरबली होगा क्या? आना पूछ रही है। हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है ना, ये ऐसा तो होता नहीं है, एवरी नीडल थोड़ी मुश्किल से पुल कर पाता है कोई। हाँ वैलिड है। क्यों उनको फ्लटरिंग थ्रू द वूल क्यों है सेकंड स्टैंजे में? बिकॉज शी इज ऑप्रेस्ड, है ना, वो बहुत ही ऑप्रेस्ड और ट्रॉमेटाइज्ड है, कॉन्टिन्यूअसली शी लिव्स इन अ स्टेट ऑफ फियर, वो लगातार एक स्टेट ऑफ फियर में रहती हैं, इसलिए पॉसिबली वो जो वूल के थ्रू आइवरी नीडल को पुल करने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, या उनके हैंड्स फ्लटर कर रहे हैं उस डर की वजह से। दोनों का आंसर एक ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और इससे जुड़ी हुई बात भी बोल सकते हो आप, बर्डन ऑफ मैरिज कोई बोल रहा है, बर्डन ऑफ मैरिज ज्यादा अप्रोप्रिएट है मैसिव वेट इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है बर्डन, क्योंकि मैसिव वेट बोला गया ना, वजन बोला गया एक तरह से, तो बर्डन वाला जो बोल रहे हो आप, बर्डन ऑफ मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, वो सब पॉइंट आएगा इसमें। व्हाट इज द इमेज, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड? क्या इमेज, इस इमेज से क्या कन्वे होता है? इससे ये कन्वे होता है कि जो आंट जेनिफर हैं वो लगातार उनके ऊपर बहुत सारे मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ मैरिज हैं, जिनकी वजह से बहुत ही बर्डन्ड महसूस करती हैं, दबा हुआ महसूस करती हैं एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ व्हाट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैंजा? किससे बहुत ज्यादा डरती हैं आंट जेनिफर, ये बताया गया है, पूछा गया है आपसे। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। बताओ किससे आंट जेनिफर बहुत ज्यादा टेरिफाइड है थर्ड स्टैंजा में? किस चीज से या किस इंसान से, ये पूछा गया है आपसे। हाँ करेक्ट है, हालांकि एक्सप्लिसिटली क्लियरली कहीं भी बताया नहीं गया है पोम में, बट इट लुक्स लाइक जो भी बातें बोली गई हैं, स्पेशली ये एक्सप्रेशन मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, इनसे समझ में आता है दैट शी इज पॉसिबली टेरिफाइड विद हर हस्बैंड, शी इज पॉसिबली बर्डन्ड, या शी इज वेरी फेयरफुल ऑफ द मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उनकी हैं, ठीक है, ये आप बता दो। व्हाट आर द ऑर्डियल्स, व्हाट आर द ऑर्डियल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय? व्हाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग्ड? What are the meanings of the word ringed in the poem? ठीक है, सबसे पहले तो पूछा है आपसे कि क्या लगता है कौन कौन सी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से आंट जेनिफर गुजरी हैं, तो ये तो आप पहले तो ये बोलोगे इसमें कि इट हैज नॉट बीन क्लियरली मेंशन्ड, उनके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या डिफिकल्ट एक्सपीरियंस रहे हैं, ये मेंशन नहीं किया गया है पोम में, बट रीडिंग थ्रू द लाइंस को जब आप पढ़ते हो पोम की, तो आपको इतना समझ में आता है दैट शी हैज हैड अ डिफिकल्ट मैरिड लाइफ, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो काफी डिफिकल्ट रही है, प्रोबेबली शी हैज बीन ऑप्रेस्ड, she has been traumatized, she is very fearful of her husband, जो उनकी marital responsibilities, burdens और expectations हैं उनसे शादी में, उनकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी महसूस करती हैं, और यही उनकी लाइफ के डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस और ऑर्डियल्स हैं, ये बता दोगे आप उनके। ये सिग्निफिकेंट दैट द वर्ड पोएट रिंग्ड वर्ड यूज क्यों करता है? रिंग का एक मतलब तो होता है टू वेयर अ रिंग, एक तरह से मान लो आप, एक अर्थ जो यहां पर यूज किया गया वो है बाउंड, बंधे हुए होना, है ना, शी लाई स्टिल रिंग्ड बाय द ऑर्डियल्स ऑफ अ मैरिड लाइफ, ऐसा लिखा हुआ रिंग्ड। रिंग्ड का मतलब क्या है यहां पर? बाउंड, बंधे हुए होना, ठीक है। व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिंग्ड इन द पोएम? इस पोएम में रिंग्ड के क्या वर्ड्स हैं? तो एक तो ये हो गया, है ना, दूसरा ये हो गया, ये प्राइमरी है एक तरह से, ये आप बता सकते हो इस पोएम में ये मतलब है। थर्ड स्टैंजा में यूज किया गया है ना। लिटरेचर की यही खूबसूरती है कि उसमें कुछ बोला नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हमको सब पता चल जाता है, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर? व्हाट माइट द पोएट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस? आंट जेनिफर ने ऐसे टाइगर्स क्यों क्रिएट किए भाई, जो कि उनके अपने पर्सनल कैरेक्टर से, अपनी जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे बहुत अलग है, वो जैसे आंट जेनिफर उससे बहुत अलग बनाया ना उन्होंने टाइगर्स को, क्यों ऐसा किया है उन्होंने, क्या रीजन है बताइए।
गिव रिस्पेक्ट, टेक, अच्छा ठीक है, इज्जत दो इज्जत पाओ, ठीक है बिल्कुल सही बात है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। प्रैक्टिस सेशन ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, ठीक है ले लेंगे सर, मैम जो भी आप, हाँ सुप्रिया बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ क्यों क्यों क्यों, ये तो आप डिफरेंस बता रहे हो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में, लेकिन एंड जेनिफर ने ऐसा किया क्यों है? टू शो ब्रेवरी कोई बोल रहा है, बहादुरी दिखाने के लिए, टू मेक अ क्लियर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, शी वॉन्टेड टू, इट शोज दैट शी वॉन्टेड दीज थिंग्स, ठीक है। हाँ टू लिव इन, बेसिकली क्यों, क्योंकि वो असली में तो ये लाइफ नहीं जी सकती थी ना, जो टाइगर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फियरलेसनेस, फ्रीडम, ऑटोनॉमी, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जीवन में, या ये सारी क्वालिटीज आंट जेनिफर अपनी लाइफ में, जहां पर वो एक डिफिकल्ट से मैरिज में है, खुद तो नहीं जी सकती थी ना, तो शी लिव्स थ्रू हर आर्ट। उन्होंने कैरेक्टर्स इसलिए बनाए ताकि इनमें एक तरह से उनको अपनी इमेजिनेशन में एक तरह से इनको जी सके, और अपने आप ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वो एग्जिबिट कर सके इन हर इमेजिनेशन। मतलब ये एक तरह से इनकी डिजायर है जो उन्होंने इमेजिनेशन में जीना चाहा। ये आपको बोलना है यहां पर, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, इंटरप्रेट द सिंबल्स फाउंड इन द पोएम। तो जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे बता दो, इंपॉर्टेंट हैं, है ना? जैसे वेडिंग बैंड यहां पर एक सिंबल है, टाइगर्स यहां पर सिंबल है, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहां पर सिंबल है, मैन बीनीथ द ट्री यहां पर सिंबल है। ये सारे सिंबल हैं किसी ना किसी बात को, मतलब किसी ना किसी डीपर मीनिंग को बताते हैं ना आपको, वो बता दो, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? क्या लगता है आपको, क्या आपके मन में सिंपैथी जागी आंट जेनिफर के लिए? और जो पोएट हैं बेसिकली जिन्होंने इस पोएम को लिखा है, उनका क्या एटीट्यूड है आंट जेनिफर के लिए? बताइए बताइए बताइए, फटाफट से बताइए बच्चा पार्टी, कम ऑन। एम्पैथेटिक, फ्लटरिंग, हाँ बिल्कुल सही है। यस, करेक्ट आंसर, एक सिंपल, मतलब करेक्ट क्या, आप जब पोएम को पढ़ोगे तो आपको एक तरह से उनके लिए बड़ा दुख होगा एंड जेनिफर के लिए, अगर असल में, ऑल दो, अब बाय द वे 1951 में लिखी गई है पोएम, 1951 में, तो उस टाइम के हिसाब से बहुत सही एक तरह से इंटरप्रेट करती है। उस वक्त था वाकई में मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, इवन एट जो प्लेसेस हैं, जैसे अभी तक आप देखते हो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज, वहां पर भी बहुत बड़ी मूवमेंट उस वक्त चल रही थी, तो वहां पर था बिल्कुल ये एक तरह से माहौल उस वक्त। तो यस, व्हेन यू रीड थ्रू द पोएम यू आर एम्पैथेटिक, यू आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स एंड जेनिफर। आपको एंड जेनिफर के लिए बहुत बुरा फील होता है। यू प्रॉब्ली होप, आपके मन में आप होप करते हो दैट शी प्रॉब्ली हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। आप ऐसा सोचते हो काश ऐसा हुआ होता कि शायद इतने सारे बुरे एक्सपीरियंसेस से एंड जेनिफर ना गुजरी होती, है ना। यू वुड होप फॉर अ बेटर लाइफ फॉर हर, आप एक बेटर लाइफ के लिए उनके लिए होप करोगे। और व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ स्पीकर टुवर्ड्स एंड जेनिफर? एंड जेनिफर के लिए एटीट्यूड क्या, जो स्पीकर है, जो पोएट है, उसका क्या एटीट्यूड है? तो सेम है, शी इज ऑल्सो सिंपैथेटिक, ऑल्दो शी ऑल्सो पॉइंट्स आउट जो ऑर्डियंस उनकी लाइफ की रही, जो फियर्स उनके रहे, बड़े क्लियरली वो पॉइंट आउट करते हुए आपको एक तरह से शी आपको जब सुनाती है उनकी लाइफ की ऑर्डियंस को, तो आप भी सिंपैथेटिक हो जाते हो, बिल्कुल ठीक है। नॉस्टैल्जिया का मीनिंग कोई पूछ रहा है, वैसे यहां से रिलेटेड नहीं है, बट पास्ट मेमोरीज पे जब आप याद करके खुश या दुख हो, बेसिकली दैट्स कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। ऑलराइट, तो ये आपके सारे जो भी क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी के वो ये रहे। अब जो पोएम की डिटेल एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा वाइज, वो मैंने यहां अटैच कर दिया है। इस पोएम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिंबॉलिक मीनिंग बहुत ज्यादा है, तो आप इसको रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। और इसके साथ बच्चा पार्टी हम पहुंच गए हैं चैप्टर के एंड पर। जो कुछ स्पेसिफिक इमेजेस और सिंबल्स हैं वो भी मैंने यहां पर अटैच कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हो, क्योंकि इस पोएम में स्पेशली क्वेश्चन आता है और इन्हीं पॉइंटर से आता है जो यहां सिंबल्स मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो रीड थ्रू देम, और इसके साथ डिफिकल्ट वर्ड्स भी ये रहे आपके। एंड हियर वी रीच द एंड ऑफ द पोएम। इसके साथ हम पोएम के एंड में पहुंचते हैं। आपके डाउट्स जो हैं एक बारी वो ले लेता हूं मैं। मेटाफर, एनाफर, हाइपरबोले, पर्सनिफिकेशन, जैमेंट बता दो सर, और ट्रांसफर्ड एपिथेट भी। राज प्रजापति, एक आध चीज और बता दो राज प्रजापति, 6 तो तुमने पूछ ही लिए, टोटल 2021 मैंने आपकी क्लासेस में, आपको जो बैच में क्लास कराई थी उसमें बताए थे, तो एक पूरी क्लास इसी पे ले लेता हूं आपके डाउट पे। भाई एक बारी अपना स्क्रॉल करो ना, जो आपका बैच में इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको एक बारी ऊपर नीचे से स्क्रॉल करो, आपको पोएटिक डिवाइसेस दिख जाएंगे, उसमें कवर कराया हुआ है मैंने पूरा, इसी वजह से कि आपको प्रॉब्लम आज ना आए, है ना। समझो प्लीज इस बात को, मैं लगा एक ही चीज बार बार थोड़ी बता सकता हूँ, हालांकि बता जब करते हैं उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया, बट इसको अगर डिटेल में समझना है तो एक लेक्चर ले लो प्लीज, बिलीव मी एकदम से समझ में आ जाएगा आपको। सर आर पोएम सेक्शंस कंप्लीट बट डोंट नो व्हाई फीलिंग सैड अबाउट दीस। क्यों आर्या, ऐसा क्यों? पोएम अच्छा, मतलब डिड इट गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस? इनको पढ़ के एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला तो देयर इज नथिंग टू बी सैड अबाउट।
मेरे टेस्ट में क्या बात है आगरिमा, बहुत अच्छी। यू चेंज माई विजन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। पहले मैं लर्न करती थी, अब फील करती हूँ। थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। बट यस, अगर मैं ऐसा कर पाया, ऐसा हो पाया बिकॉज ऑफ आवर सेशंस, तो अमेज्ड, आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुश हूं मैं। परसेंटेज को लेकर डज इट मैटर, उज्जवल मिश्रा? अरे नहीं यार, परसेंटेज डज नॉट मैटर, बट हाँ आपका एफर्ट मैटर करेगा। अगर आप ये सोच रहे हो बिना एफर्ट लगाए मैं कम परसेंटेज ले आऊं, उसका फायदा नहीं है। अपनी पूरी जान लगाओ यार, दैट विल रियली मैटर, है ना। परसेंटेज जो है सेकंड मतलब बच्चे शॉर्ट, बिल्कुल सेकंड समरी मतलब शॉर्ट में